अब इसमें एक शब्द आया है बच्चों, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया मतलब अम्लराज। अब यहाँ पर अम्लराज और अम्लों का राजा दो शब्द आते हैं, इनको ध्यान रखना है। अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा जो होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये है अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर शब्द आया है अम्लराज, दोनों में धोखा मत होना कि वही है अम्लों का राजा H2SO4। अब अम्लराज क्या है बच्चों? यहाँ पर 3 भाग 3:1, 3 भाग क्या हो जाता है HCl और 1 भाग हो जाता है HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को मिला देने पर जो कोई रसायन बनता है या जो केमिकल बनता है उससे हम अम्लराज कहते हैं। कैसे? अब 3 और 1 का मतलब समझिए। मान लीजिए एक गिलास लीजिए, तो 3 गिलास क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए, और 1 गिलास क्या होना चाहिए? नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद आगे एक क्वेश्चन है आपकी किताब में, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है पहले उसको समझना है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सक्रियता श्रेणी बना रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया तत्व के मतलब पोटेशियम। बुक ले लेते हैं, लिखने में जल्दी होगी। पोटेशियम। दूसरा है बच्चों सोडियम। तीसरा है कैल्शियम। चौथा है मैग्नीशियम। पांचवा एल्यूमिनियम। फिर जिंक। इसी के नीचे की ओर ही आना है आपको, मैं यहां लिख देता हूं आयरन, पीबी लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, फिर Au गोल्ड। अब ये सक्रियता श्रेणी आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आया है बच्चों पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं। अब वैसे भी दिख रहा है कि सबसे ऊपर कौन सा है? पोटेशियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। लेकिन आपकी किताब में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, पोटेशियम का नाम नहीं आता। उसका कारण यह है कि पोटेशियम सर्वाधिक रूप से प्रचलित नहीं है, अर्थात उपलब्धता इसकी कम है। सोडियम की उपलब्धता अधिक होने के कारण इसे मिट्टी के तेल का क्वेश्चन आता है। बाकी दोनों सेम ही हैं। ये ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती हैं। इसके बाद है, तो अब यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन की पुष्टि करते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो आप नोट कर लेंगे उत्तर कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह सामान्य हवा से भी क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देती है तथा पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बना देती है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता को रोकने के लिए, ये ध्यान रखना, ये शब्द आना चाहिए कि सोडियम की क्रियाशीलता को रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक।
अब इसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर अलग से इसको नोट कर लेते हैं कि पोटेशियम और सोडियम किससे क्रिया करती हैं, ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती है। क्रियाशीलता पर हम चलते हैं क्रम से। फिर इसके बाद कैल्शियम की अभिक्रिया ये थोड़ी सी धीमी हो जाती है। इन दोनों में ठंडे पानी से भी धीमी क्रिया हो जाती है या उत्सर्जित हाइड्रोजन के लिए पर्याप्त नहीं होती। ठंडे पानी से धीमी अभिक्रिया, यहाँ पर क्या था बच्चों, ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया। ये क्या हो गया, ठंडे पानी से धीमी अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद अगली धातु आ गई मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ठंडे पानी से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते। इनके लिए क्या चाहिए, गर्म पानी की आवश्यकता होती है। इनके लिए गर्म पानी अर्थात भाप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये गर्म पानी से ही क्रिया करते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं शीतल जल के साथ ना ही क्रिया करती और ना गर्म के साथ। ठीक है, यहाँ से ये जो 3 धातुएं आ रही हैं कौन कौन सी, जिंक आयरन और यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, जिंक, आयरन और लेड। ये ठंडे पानी से भी क्रिया बिल्कुल गर्म पानी से भी नहीं क्रिया करती है, ना तो ठंडे पानी से। इसके लिए सिर्फ भाप की आवश्यकता होती है। ये दोनों, यहाँ पर दोनों अंतर क्या था कि गर्म पानी से भी क्रिया कर लेती है, भाप से भी, चूँकि पहले कर ले, लेकिन इनके लिए पानी को गर्म करने भर की आवश्यकता नहीं होती, भाप उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। यदि भाप बन गई तभी ये क्रिया करती हैं। ये यहाँ पर ये भाप हटा भी सकते हैं। चलिए इतना नोट करिए, याद करिए कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम गर्म पानी से भी क्रिया कर लेती हैं। जिंक, आयरन और लेड एक इससे क्रिया करती हैं बच्चों, भाप बनने के बाद जब भाप उत्पन्न हो जाती है तभी ये क्रिया करती हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी है, तो आपको बताना है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। फिर अगला क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुओं के नाम बताइए। तो यहाँ जो नीचे की ओर हैं तो क्या हो जाएंगी, वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हो गई। तांबा, पारा या मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं ये पानी के साथ भी क्रिया बिल्कुल भी नहीं करती। ये जल से क्रिया नहीं करती, जल से अभिक्रिया नहीं करती। ये जो बच्चों का क्रियाशीलता का क्रम बनाया गया है केवल पानी के लिए है कि पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ पोटेशियम, सोडियम इजली क्रिया तीव्र करती हैं। कैल्शियम थोड़ा धीमी भी क्रिया करती है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम गर्म पानी के साथ क्रिया करती हैं। जिंक, आयरन और लेड भाप बनने के बाद ही क्रिया करती हैं। हाइड्रोजन की बात अलग है, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी क्रियाशील है। इसके बाद तांबा, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं हैं जो ठंडे पानी के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। इसके बाद अब इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो भाप से क्रिया करती हैं। तो आप क्या बताएंगे, जिंक, आयरन और लेड। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं, इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। एक बच्चों आता है उत्कृष्ट धातुएं, अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं।